नमस्कार दोस्तों। आ गया है साइंस का पार्ट 2। कल हम सब लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे हम सब लोग पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था तरंग गति, और हम सब लोग जो है तरंग गति कल कंप्लीट कर लिए थे। उसका दूसरा पार्ट हमने बताया था कि आज बताएंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं, और उनकी खोज किसने की, और उनका उपयोग क्या होता है, और उनकी तरंग दैर्ध्य परिसर क्या होती हैं। अब इन सब लोगों के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो सबसे पहले हम बताएंगे गामा किरणें। गामा किरणें जो होती हैं उनकी खोज की थी बैकुलर ने। गामा किरणों की खोज किसने की थी? बैकुलर ने। और इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर कितनी होती है? तरंग दैर्ध्य परिसर होती है 10 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक। तो गामा किरणों की खोज बैकुलर ने की थी, और इनकी तरंग दैर्ध्य परिसर होती है 10 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक। और इनका उपयोग कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम सब लोग कायदे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और इसको याद रखेंगे। इसका उपयोग जो होता है, ये नाभिकीय विक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है नाभिकीय विक्रियाओं में तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी वेधन क्षमता जो है अत्यधिक होती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता अत्यधिक होती है, और इसका उपयोग नाभिकीय विक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में किया जाता है। दूसरा दूसरा है यक्स किरणें। यक्स किरणें यक्स किरणों के बारे में हम सब लोग कल भी बताए थे कि चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। जैसे सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, आंतों के रोग में जो है उपचार में प्रयोग किया जाता है यक्स किरणों का। तो जो यक्स किरणें होती हैं उनकी खोज किए किए थे रॉन्टजन ने। उनकी खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने खोज किया था। और इनके जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। कहाँ तक होता है? 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कल ही हम सब लोगों ने बता दिया, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है और औद्योगिक के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट पार्ट है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनकी खोज किए थे रिटर ने। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? तो पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने किया था। और इनकी तरंग दैर्ध्य परिसर जो होती हैं वो होती हैं 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक। इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर कितनी होती है? 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक। और ये इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे लिखावट, अदृश्य लिखावट को देखने में। अदृश्य लिखावट को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। अंगुली के निशानों का पता लगाने में किया जाता है, जिसको हम सब लोग फिंगरप्रिंट बोलते हैं। तो फिंगरप्रिंट के निशानों का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और नकली करेंसी का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो है इसका उपयोग किया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में। तो फिंगरप्रिंट पता लगाने में किया जाता है, नकली नोटों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और इस किस में किया जाता है? उस अभी बताए थे कि अदृश्य लिखावट को देखने में इसका उपयोग किया जाता है, और बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों का। तो पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी, और इसका उपयोग अदृश्य लिखावट को देखने में, अंगुली के निशानों का पता लगाने में, और नकली करेंसी का पता लगाने में किया जाता है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में किया जाता है, और बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। चौथा दृश्य किरणें। ये सारी किरणें क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इनको जो है इनका जो है संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दृश्य किरणें। दृश्य किरणें क्या होती? तो इनकी जो दृश्य किरणें हैं इनकी खोज किए थे न्यूटन। दृश्य किरणों की खोज किसने की थी? तो दृश्य किरणों की खोज की थी न्यूटन ने। और इसकी जो है तरंग दैर्ध्य परिसर होती है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम। 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम। और इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग जो है हमें जो है वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। इससे हमें क्या दिखाई पड़ती है? वस्तुएं दिखाई पड़ती है। भाई दृश्य किरणों से ही वस्तुएं दिखाई पड़ती है ना। तो दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने की थी, और इससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट है अवरक्त किरण। नेक्स्ट क्या है? अवरक्त किरण। अवरक्त किरणों के बारे में हम कल बताए थे आपको कि जो है लाल, जो रेड कलर होता है, लाल रंग होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। और लाल रंग के जस्ट बाद आता है नाम किसका? अवरक्त किरणों का। इसीलिए इनका नाम अवरक्त किरणें भी पड़ा। तो इनकी तरंग दैर्ध्य जो है दृश्य किरणों से क्या होती है? अधिक होती है। कल बताए थे, मतलब 7800 एंगस्ट्रॉम से
अधिक ही होती है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर इसका कितना हो गया, देखिए 7800 से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। 7800 से कितना, 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर कितनी हुई, 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक। 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक हुई। और इसका उपयोग क्या कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है, ये किरण ऊष्मीय विकिरण है। कल ही हम सब लोगों ने बताए थे कि ये जो भी तप्त वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं जो ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं, वो सारी अवरक्त किरणें क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। अब ये ऊष्मीय विकिरण है, ये जिस वस्तुओं पर पड़ता है उसका ताप बढ़ जाता है। मतलब अवरक्त विकिरण जो है, अवरक्त तरंगे जो हैं, वो जिस वस्तुओं पर पड़ती हैं उनका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कल बताए थे ना, फोटोग्राफी में, कोहरे में प्रयोग होता है इसका उपयोग। और फोटोग्राफी में होता है, रोगियों की सिकाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। और टीवी के रिमोट कंट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो देखिए अवरक्त किरणें जो होती हैं उनका उपयोग कोहरे में, फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, ठीक है। और ये ऊष्मीय विकिरण है, अवरक्त किरणें, ठीक है। और इनकी खोज किसने की थी, हर्शल ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, हर्शल ने। छठा है लघु तरंगे। छठा क्या है, लघु तरंगे। और इनको जो है हार्टजियन तरंगे भी कहते हैं, लघु तरंगे या हार्टजियन तरंगे। इसकी खोज जो है किए थे हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। जिसकी तरंग दैर्ध्य परिसर होती है 10⁻7 से कितनी होती है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम तक। 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 10⁻10 एंगस्ट्रॉम तक इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर होती है। और इसका उपयोग रेडियो में किया जाता है, टेलीविज़न में किया जाता है, और टेलीफोन में किया जाता है। नंबर 7, दीर्घ रेडियो तरंगे। तो दीर्घ रेडियो तरंगे क्या, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज जो है वो मार्कोनी ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। और इसकी जो है तरंग दैर्ध्य परिसर कितनी होती है, तो तरंग दैर्ध्य परिसर होती है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻14 एंगस्ट्रॉम तक। कहाँ तक, 10⁻14 एंगस्ट्रॉम तक। मतलब तरंग दैर्ध्य परिसर होती है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻14 एंगस्ट्रॉम तक। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग रेडियो और टेलीविज़न में किया जाता है। अब इससे संबंधित कल हम सब लोग एक क्वेश्चन हम आपको दिए थे कि कमेंट बॉक्स में बताना। जो क्वेश्चन था, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त होती, मतलब क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए कौन सी रेस प्रयुक्त होती, तो वो रेस कौन सी है, एक्स किरणें। कौन सी है, एक्स किरणें। तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग होता है। ये है कल का आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हम सब लोगों का जो है कंप्लीट हो गया, जो तरंग गति थी वो कंप्लीट हो गया। अब हम सब लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में। तो सबसे पहले ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो आप सब लोगों को कल ही पता हो गया था कि ध्वनि तरंगे कौन सी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। क्यों, ध्वनि तरंगे जो है भूकंप में जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और जो है गैस में जो तरंगे होती हैं वो भी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। जो हम आपको एग्जाम्पल कल बताए थे अनुदैर्ध्य तरंगों में, किसका, स्प्रिंग का। क्या बताए थे, स्प्रिंग का, वो भी अनुदैर्ध्य तरंगे होती। तो ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती। अब आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं श्रव्य तरंगे, दूसरी होती है अवश्रव्य तरंगे, तीसरी होती है पराश्रव्य तरंगे। कौन सी 3 होती हैं, तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगों के बारे में। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कल, लेकिन हम आपको थोड़ा हिंट आज दिए देते हैं कि जो श्रव्य तरंगे होते हैं, मनुष्य सिर्फ उन्हीं को ही सुन सकता है। मनुष्य सिर्फ किन तरंगों को सुन सकता है, श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य सिर्फ सुन सकता है। इसकी जो है 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज तक इनकी जो है तरंगे ये होती है। इनकी क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और मनुष्य के सुनने की क्षमता भी इतनी होती, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, मिनिमम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज तक इनकी जो है क्षमता होती है। और मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगों को ही सुन सकता है। और अवश्रव्य तरंगे या पराश्रव्य तरंगे, कौन सी? अवश्रव्य तरंगे या पराश्रव्य तरंगों को ही मनुष्य नहीं सुन सकता, जिनको कुछ जानवर सुन सकते हैं, बिल्ली उल्ली कुछ जानवर सुन सकते हैं, जो हम कल से इसके बारे में डिटेल से जो है चर्चा करेंगे। पहली तो जो श्रव्य तरंगे है, ये क्या होती हैं? ये तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको मनुष्य सुन सकता है। और ये जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और मनुष्य की सुनने की क्षमता भी इतनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य की क्षमता सुनने की कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो यह आपका सेशन है। हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।